स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश ने नक्शे पर लकीरें बदली हैं तो उसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक कारण नहीं बल्कि गहरी रणनीतिक विवशताएं और राजनीतिक चालबाजियां होती हैं। आज जो सवाल उठ रहा है वह केवल बिहार या बंगाल का नहीं है। वास्तव में सवाल यह है कि क्या बंगाल और बिहार की कोख से एक नया प्रशासनिक केंद्र जन्म लेने वाला है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था और सुरक्षा की रणनीति को पूरी तरीके से बदल देगा। वास्तव में गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिनों के सीमांचल दौरे पर थे और उन्होंने वहां पर जो दौरा किया वह कोई सामान्य राजनीतिक दौरा नहीं था। वास्तव में यह उस टेक्टोनिक शिफ्ट को दिखाता है जो भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नेक जिसको कहा जाता है उसकी सुरक्षा परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देने लायक था। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या सीमांचल यूनियन टेरिटरी भारत का अगला मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है और इसके प्रभाव बंगाल पर, बिहार पर और चिकन स्नेक पर क्या पड़ेंगे और यह मामला क्यों इतना ज्यादा गहराई से लगभग हर मीडिया हाउस ने उठाया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन नेक यानी कि रणनीतिक मामले को समझते हैं। सबसे पहले भूगोल को भू रणनीति के चश्मे से देखिए। सीमांचल जहां पर आता है आपका पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, यह इलाका उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का कवच है जो महज 22 किलोमीटर चौड़ा है और यही कॉरिडोर भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर यह कॉरिडोर अस्थिर है, इनस्टेबल है या खतरे में है तो पूर्वोत्तर भारत जो है वह रणनीतिक रूप से मुख्य भूमि से कट जाता है। और एक तरफ इसमें देखेंगे आप तो नेपाल की खुली सीमा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश की बदलती हुई राजनीति है और ऊपर चीन की स्थायी भू रणनीतिक रुचियां हैं, इंटरेस्ट्स हैं। तो सवाल यह नहीं है कि सीमांचल महत्वपूर्ण है या नहीं है, सवाल यह है कि इसे कौन नियंत्रित करेगा। इसे केंद्र सरकार नियंत्रित करेगी, इसे राज्य सरकार नियंत्रित करेगी, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहां पर आपको चाइना और बांग्लादेश वाले एंगल को या आप कहें चाइना, बांग्लादेश और नेपाल के ट्रायंगल को ठीक से समझना चाहिए क्योंकि यह परत बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ऑफिशियली सबसे बड़ा पॉइंट होने जा रहा है इसके गठन के लिए, अगर गठन होता है तो। देखिए, सीमांचल भारत का केवल एक बॉर्डर रीजन नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल का हिस्सा है जहां पर एक तरफ है नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरी तरफ चीन। नेपाल पे बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव जो है और बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया नैरेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी पर और दबाव बना रहे हैं और इसके साथ साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चाइना के जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट हैं वो पहले से ही भारत पर दबाव बनाए हुए हैं। तो यह सब जब तीनों एक साथ आप देखेंगे, जब आप तीनों को यानी कि नेपाल के दबाव को, चाइना के दबाव को और बांग्लादेश के दबाव को एक साथ देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहां पर यह बेल्ट है वो स्टेट कंट्रोल्ड बॉर्डर नहीं बल्कि नेशनली कंट्रोल्ड कॉरिडोर के तौर पर केंद्र सरकार की इच्छा है कि भारत इस पर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को मेंटेन करे। सीधे शब्दों में सीमांचल अब पटना नहीं दिल्ली के स्ट्रेटेजिक मैप का हिस्सा बन रहा है। महत्वपूर्ण क्या है यहां पर अगर आप देखें तो अगर ये बात इतनी ज्यादा मजबूती से कैसे कही जा सकती है तो अमित शाह जी के दौरे को आपको समझना होगा। राज्य का, केंद्र का गृह मंत्री दौरे पर जाता है लेकिन वह राज्य की राजधानी पटना को छोड़कर सीधे सीमावर्ती जिलों में डीएम और एसपी से 1-to-1 मीटिंग करता है, वो भी क्लोज डोर। तो वह लॉ एंड ऑर्डर की बात तो नहीं कर रहा है, वह इंटरनल सिक्योरिटी का ऑडिट कर रहे होते हैं और घुसपैठ के बदलते हुए पैटर्न पर बात करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग रूट्स और इसके साथ साथ डेमोग्राफिक शिफ्ट जिस पर उन्होंने पब्लिकली भी बोला है, यह सब पर चर्चा होती है और ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं किया जाता है। यहां पर समझने के लिए आपको ग्राउंड सेंसिंग की जरूरत पड़ती है और इसीलिए 3 दिन बिताए हमारे गृह मंत्री जी ने इस एरिया में। यहाँ पर ये जो 3 दिन का सीमांचल का कैंप था अमित शाह जी का, वो कोई इंस्पेक्शन नहीं बल्कि पॉलिसी ड्राफ्टिंग की आहट की तरह था। इसीलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से अगर आप देखें तो इस पूरे
एरिया को अब सीमांचल के नाम से जाने जाने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पुररिया ये सारे एरियाज कवर होंगे और कुछ पार्ट्स लिए जाएंगे बंगाल से भी। तो ये पूरा शिफ्ट हो रहा है प्लान में। पश्चिम बंगाल से क्या क्या होगा ये भी समझिएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात यह है कि पश्चिम बंगाल ही राजनीतिक ट्रिगर सबसे बड़ा है अगर हम पॉलिटिकल एनालिसिस के नजरिए से देखें। उत्तर बंगाल के वे जिले जो सीमांचल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं वो ममता बनर्जी के लिए चुनावी और रणनीतिक दुर्ग के तौर पर काम करते हैं। अगर सीमांचल प्लस बंगाल का कुछ हिस्सा यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है तो सिक्योरिटी सीधे केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन राज्य से बाहर चला जाएगा और चुनावी गणित पूरी की पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। और यही वजह है कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है, यह पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग का भी एक कदम बनने जा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। पटना से तो आवाजें आ रही, मिथिला से तो आवाजें आ रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इतनी बड़ी मांग होने के बावजूद, इतनी खुली चर्चा के बावजूद भी बंगाल सरकार खुलकर विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि उत्तर बंगाल दो तलवारों के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव है जो केंद्र सरकार द्वारा सेट किया जा रहा है, मीडिया हाउसेस द्वारा सेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ इलेक्टोरल अर्थमेटिक है। खुला विद्रोह करने का मतलब यह है कि आप देश प्रेम के विरुद्ध बोलते हुए पाए जाएंगे, जहां पर आपके लिए वोट की समस्या होगी, और खामोशी केंद्र के नैरेटिव को मौका दे रही है। तो एक तरीके की दुधारी तलवार है यह निर्णय सरकार का, और इसीलिए कोलकाता में बेचैनी तो महसूस की जा रही है लेकिन शोर नहीं हो रहा है। चलते हैं पटना की ओर। सीमांचल की हम बात करें अगर, तो देखिए मिथिला एक बड़ा क्षेत्र था और मिथिला आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां के लिए। देखिए, जो मिथिला है, मिथिला की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है सीमांचल। पहले जब झारखंड बना तो दुमका, देवघर ये सब अलग हो गए, और अब सीमांचल बन जाएगा तो मिथिला तो बचेगा ही नहीं, यह बहुत सिमट के रह जाएगा। और यहाँ पर मिथिला की तरफ से प्रश्न यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत हम सांस्कृतिक विखंडन से कब तक चुकाते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं इसका संवैधानिक पहलू क्या है। तो देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 दिया गया है, और अनुच्छेद 3 केंद्र सरकार को यह एब्सोल्यूट पावर देता है कि वह राज्यों के नाम, सीमाएं बदल सकते हैं, दो राज्यों को काट के नया राज्य या राज्यों को काट कर नया राज्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल तो ये उठता ही नहीं है कि केंद्र सरकार चाहे तो कर सकती है या नहीं कर सकती है। एब्सोल्युटली कर सकती है, लेकिन सवाल कानूनी से ज़्यादा संघीय नैतिकता का है, जहाँ पर संघवाद की भावना को भी ध्यान में देना होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर अगर आपको ये सब देखने और सुनने के बाद भी ये लग रहा है कि यह कोई असंभव सी बात है, तो देखिए रिसेंट हिस्ट्री को उठाकर देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2019 की बात है, लद्दाख बना। सभी कह रहे थे कश्मीर से 370 नहीं खत्म किया जा सकता। अचानक केंद्र सरकार कानून लाती है, 370 खत्म करती है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके उसको बिना विधानसभा वाली यूनियन टेरिटरी बना देती है। तो पूरा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन देखिए, तो आपको लगेगा कि सरकार जब भी निर्णय लेना चाहती है तो वो इस तरह के निर्णय बहुत शीघ्रता से ले लेती है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेंट्रल सिक्योरिटी कमांड में जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लगातार बढ़ा है। इस हर बार तर्क वही दिया जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी की जरूरत है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवर्नेंस भी करनी पड़ेगी अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी देनी है। तो सीमांचल भी उसी प्लेबुक का एक पन्ना ही तो है। तो देखिए, यहां पर बहुत सिंपल सी बात है कि जो बात हो रही है कि आगे क्या होगा। आगे देखिए, कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन ये है कि फुल यूनियन टेरिटरी बना दी जाए, जहां पर हाई सिक्योरिटी गेन होगा, मैसिव पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा बिहार और बंगाल में। दूसरा सिनेरियो यह है कि ग्रेटर कोच बिहार बनाया जाए, यानी कि नॉर्थ बंगाल और सीमांचल को मर्ज करके ग्रेटर कोच बिहार का गठन कर दिया जाए, लेकिन ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन के दायरे में आएगा। और तीसरा, स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जहां पर सेंट्रल फंडिंग बढ़ा दी जाए बिना किसी बॉर्डर चेंजेस के, जहां इसमें लीस्ट रेजिस्टेंस होगा, लेकिन सरकार इस पर काम करेगी इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो ये 3 ही ऑप्शन हैं जो भविष्य में हमें दिखाई देते हैं। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष स्पष्ट है,
फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन संकेत असाधारण हैं। गृह मंत्रालय के पास नए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की लंबी लिस्ट पड़ी हुई है और बीजेपी का इतिहास रहा है बोल्ड डिसीजंस लेने का। तो सीमांचल का प्रश्न अब अगर का है ही नहीं, वास्तव में कब और कैसे का है। तो अक्सर इतिहास में इस तरीके के कदम के लिए मास्टर स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं जो एक लोगों के लिए मास्टर स्ट्रोक होता है वही दूसरे पक्ष के लिए इनएविटेबल लॉस भी होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अब आपसे भी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे। आपसे सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राज्यों की भौगोलिक पहचान बदली जानी चाहिए या नहीं बदली जानी चाहिए? क्या सीमांचल को सीधे दिल्ली से नियंत्रित करना एकमात्र समाधान है और बेस्ट समाधान है, अथवा आपको लगता है कि सीमांचल के गठन की आवश्यकता नहीं है? कुछ जगहों पर न्यूज रिपोर्ट्स में ऐसा मिलता है जहां पर कहा जाता है कि सीमांचल को राज्य बनाया जाएगा। यद्यपि सीमांचल के यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। रीजन यह है कि यूनियन टेरिटरी अगर होती है तो वो सेंटर के डायरेक्ट कमांड में होती है और उस पर कमांड एंड कंट्रोल एस्टैब्लिश करना केंद्र सरकार के लिए ज़्यादा आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएंगे कि आप सरकार के इस प्रकार से यदि कदम उठाया जाता है तो आप उसका समर्थन करेंगे, या आपके नज़रिए से यह एक प्रकार से अपनी पावर बढ़ाने का केंद्र का अगला स्टेप है। कमेंट अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा जानकारी दे दूं मैं आपको। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा और टेलीग्राम पर। और इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा P2I बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। 2027 या 2028 के लिए आपको बैचेस हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में मिल जाएंगे। और सबसे खास बात 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सब मिलेगा। और चूंकि अब होली आ गई है और होली का त्यौहार है, तो इसलिए हमारे यहाँ भी होली सेल चल रही है, और हमारे होली हंगामा ऑफर के अंतर्गत आपको 55% का फीस में फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है किसी भी कोर्स पर यदि आप लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड याद रखिएगा, और इस कोड को लगाते ही आपको हमारे हर एक बैच पर 55% का डिस्काउंट मिलेगा। कब तक? 6 मार्च तक यह सेल चल रही है। तो 6 मार्च से पहले आपको एडमिशन लेना है। होली शुरू हो रही है, उसके पहले एडमिशन ले लीजिए, तो जिससे आप होली के बाद वाले व्यस्तताओं में पीछे ना रह जाए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।